नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज सोनू के साथ। बात 8 अगस्त की रात की है, जब बिली हडसन चीखता हुआ सिरिप के डिपार्टमेंट में उस रात को आया था। बिली इतनी बौखलाहट और हड़बड़ी में आया था कि उसने सिरिप एंड्रू लुट की कैडिलैक को जरा से मार्जिन से अपनी गाड़ी से स्क्रैच करते करते बचाया था। टायर की घिसने की आवाज़ ने सिरिप लुट्ज का ध्यान अपनी ओर खींचा। सिरिप लुट्ज एक पुरानी से मैगजीन को पढ़ रहे थे। टायर की आवाज़ सुन के सिरिप लुट्ज ने मैगजीन को नीचे किया और वो बाहर की तरफ देखने लगे। उन्होंने बाहर देखा कि बिली उनकी गाड़ी को ठोकने वाला है, तो वो एक ही झटके में उठकर बाहर की ओर पहुंच गए। सिरिप अपने कलाई की घड़ी की ओर देखते हुए सोचने लगे कि बिली ये क्या बचकानी हरकत कर रहा है। ठीक से शनिवार का दिन भी नहीं आया है और ये शराबी लड़का सीधा सीधा गाड़ी ले आया पुलिस कस्टडी में। अभी बिली की गाड़ी रुकी भी नहीं थी कि ड्राइवर साइड की डोर ओपन हुई और बिली उसमें से लड़खड़ाते हुए बाहर गिर गया। बिली सीधा खड़ा होते हुए एक ही सांस में चिल्लाने लगा, सब सब मर गए, सारे मैगवारे, मुझे लगता है कि सब मर गए। बिली की हरकतों से सिरिप पहले ही परेशान थे, अब उसकी बातों से सिरिप और भी परेशान हो गए। वो बिली की बातों का नोट लिखने लग गए। उन्हें रिचमंड काउंटी का शेरिफ बने हुए 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। शेरिफ ब्रैडली के रिटायरमेंट के बाद से वो अभी तक 2 बार शेरिफ के लिए चुने जा चुके हैं। वो ज़्यादातर हाईवे में पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उनका अधिकतर टाइम हाईवे में बीतता है, तभी वो बिली हडसन और उसके ग्रुप के दोस्तों को जानते हैं। उनमें से बिली ही एक लड़का है जो थोड़ा पोलाइट है, बाकी शहर के लड़के इतने पोलाइट भी नहीं हैं। शहर में बिली की उम्र के सारे लड़के या तो ड्रैग रेसिंग करते पाए जाते हैं या तो दारू पी के कहीं पड़े दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लड़के ख़राब हैं, बस बात यह है कि उनके लिए शहर में करने को और कुछ नहीं है। शहर के बाहरी हिस्से में जो हाईवे पड़ता है, उसके आजू बाजू में सोयाबीन और कॉर्न का बहुत बड़ा खेत है। वहाँ बहुत सारे किसान काम करते हैं। शेरिफ और उनके साथ जो काम करते हैं, उनकी ड्यूटी अधिकतर यही रहती है कि वहाँ के किसानों को कोई परेशानी ना हो। हाईवे से लगे होने के कारण खेतों में अधिकतर जो जवान लड़के होते हैं वो ज़्यादातर तेज़ आवाज़ में अपनी स्पीकर और कभी कभार तोड़फोड़ करते दिखाई पड़ते हैं। किसानों को परेशान करने के लिए उनकी तेज़ आवाज़ की स्टीरियो ही काफ़ी है। भरे दिल के साथ शेरिफ लुट्ज ने समझा कि उन्हें मालूम है कि क्या ही हो सकता है। उन्होंने बिली से पूछा, कहाँ पर यह एक्सीडेंट हुआ है? ऐसा कहते हुए वो अपनी वॉकी टॉकी की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। बिली ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए शेरिफ से कहा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है सर। आज हम कोई रेस नहीं कर रहे थे। स्टुअर्ट पहले से ही परेशान था कि अपने पापा की नई फोर्ड गाड़ी को उसने ठोक दी। शेरिफ ने बिली से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बताओ। सॉरी सर, बिली ने कहना चालू किया। वो बहुत घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही थी। उसके शब्द आपस में ही लड़खड़ा रहे थे। बिली ने एक गहरी सांस भरी, फिर कहना शुरू किया, सर आज कोई रेसिंग नहीं कर रहा था। मैं मॉली ग्रीन के साथ था। वो यहीं पास में ऑकविल में रहती है। हम थोड़ा घूमने गए थे और मैं उसे अपने घर ले गया था। वापस होते समय मैंने सोचा कि क्यों ना हम पुराने हाईवे नंबर 99 से चलें, क्योंकि हाईवे रात में काफ़ी शांत होता है। खैर जो भी हो, मैं मैगवेरे के प्लेस पे था। आप जानते हैं उस रास्ते पे छोटा जंगल पड़ता है, खेतों के बाजू में ही। मैं वहीं गाड़ी चला रहा था और मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा, काली परछाई जैसा, जो कि बड़े भालू से भी बड़ा हो वैसा कुछ। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत डर गया था और मैं कार के कंट्रोल बस खो ही दिया था। शेरिफ ने शक की निगाहों से कहा, यहाँ कोई भालू नहीं है बेटा, तुम श्योर हो ना वो कोई हिरण नहीं था? नहीं, वो कोई हिरण नहीं था, बिली ने कहा। वो बिल्लियों की तरह से चल रही थी और उसके पास कुबड़ भी था,
पीठ पर, लेकिन वो भालू की जितनी बड़ी रही होगी। मैंने बस उसे 2 सेकंड के लिए ही देखा होगा, पर मैं श्योर हूँ कि ये कहीं से भी हिरन नहीं थी। उसका साइज मेरे गाड़ी से भी बड़ा था। ये क्या बकवास है, शेरिफ ने अपना सर खुजाते हुए कहा। उन्होंने नोटिस किया कि बिली के जूते और जींस में खून के कुछ छींटे पड़े हुए हैं। ये देखकर शेरिफ धीरे धीरे पीछे जाने लगे और उन्होंने धीरे से अपने पीछे के पॉकेट से अपना रिवॉल्वर बाहर निकाला। उन्होंने बिली की गाड़ी को ध्यान से ऑब्जर्व करना चालू किया। गाड़ी पर पड़े डेंट और स्क्रैच को देखकर उन्होंने समझा कि जो जानवर की कहानी बिली बना रहा है वो कुछ नहीं, बस उन्हें बहकाने का एक तरीका है। शेरिफ ने बिली से कहा, ठीक है बिली, तुम्हारे पास 12 सेकंड है, कुछ ढंग की बातें बताओ, नहीं तो हमारे पास कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। तुम कह रहे थे कि मैग्वारे सारे मर गए हैं और तुम्हारे जूतों पर किसका खून पड़ा हुआ है? सर, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा था पुराने हाईवे पे, हाईवे नंबर 99 पे, और मैंने एक बहुत बड़ा जानवर देखा था जो कि रोड को क्रॉस कर रहा था। बिली ने कहा, सर मैं नहीं जानता कि वो क्या था, पर मैं उसे देखकर इतना डर गया था कि मेरे हाथ से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पर मैंने जब गाड़ी को रोका और मैंने पीछे देखा कि पीछे वो जानवर क्या था, तो जो भी था वो वहाँ से गायब होकर वो जंगलों के बीच चली गई थी जहाँ से मैग्वारे का प्लॉट दिखाई पड़ता है। मैंने भी आप ही की तरह समझा, बिली ने आगे कहना जारी रखा। मैंने भी यही सोचा कि शायद देर रात की वजह से मैं चीज़ें हेलुसिनेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अपना हेडलाइट चालू रखा ताकि मैं रोड पे क्या है उसे देख सकूँ। मैंने रोड पर देखा कि वहाँ कुछ लिक्विड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे लगा शायद ये ऑयल हो। मैंने जब दोबारा देखा तो ये कोई ऑयल नहीं था, ये खून था। बिली, जो भी तुमने देखा हो सकता है वो जानवर जख्मी हो, ये खून उसका हो? शेरिफ ने बिली से पूछा। सर, मैंने भी पहला चीज़ यही सोचा, बिली ने आगे कहा। मैं ऐसा ही सोचा और मैंने अपने कार के पीछे में रखी हुई राइफल को मैंने बाहर निकाला। मैं रोड पे पड़े खून के निशान को देखकर आगे बढ़ रहा था। आगे जाते जाते मैं जाते जाते बिली अचानक से ही हकलाने लगा था। उसका पैर भी कांपने लगा था और अचानक ही वो ज़मीन पे गिर पड़ा। शेरिफ ने पूछा, बेटा बेटा तुमने क्या देखा? बताओ मुझे, क्या देखा? उन्होंने बिली को होश में लाने की कोशिश की। बिली ने एक गहरी सांस भरी और कांपते हुए कहा, सर मैंने एक हाथ देखा, रोड के ठीक बाजू में ही, मेरी हेडलाइट के ठीक थोड़ा आगे। ये किसी लेडी का हाथ था जो उसके पूरे कंधे से उखाड़ा गया हुआ था। उस हाथ में अभी भी शादी का गाउन फंसा हुआ था। बिली ऐसा कहते हुए घबराने लगा। शेरिफ ने देखा कि शायद बिली को सीजर आ सकता है। उन्होंने बिली को आराम करने के लिए कहा और उसे अपने डिपार्टमेंट के अंदर ले गए। शेरिफ ने बिली को कुर्सी पर बैठाया, वो खुद भी उसके बाजू में बैठ गए। शेरिफ बिली के बाजू में बैठकर कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि बिली ने कुछ पिया तो नहीं है, शराब या विस्की, और साथ ही वो ये भी स्मेल करना चाह रहे थे कि कहीं से खून या हाथापाई की कुछ स्मेल तो नहीं आ रही। पर उन्हें ऐसी कोई स्मेल या बदबू नहीं आई। सिर्फ लुच पीछे की तरफ मुड़े और अचानक ही चिल्लाने लगे, क्लार्कसन, क्लार्कसन कहाँ हो तुम? कुछ समय बाद हेनरी क्लार्कसन वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा, शेरिफ? शेरिफ ने क्लार्कसन को देखा और उन्होंने सोचा, थैंक गॉड आज क्लार्कसन की ड्यूटी लगी हुई है। क्लार्कसन एक बहुत ही शांत और काफ़ी कैपेबल ऑफिसर था। वो टेंस वाली सिचुएशन में भी काफ़ी सफाई के साथ और बहुत शांत तरीके से ही काम कर लेते थे। डिपार्टमेंट में क्लार्कसन ही अकेले अफ्रीकन अमेरिकन थे और हेनरी क्लार्कसन की आवाज़ भी काफ़ी बुलंद और भारी थी। उनका सीना भी काफ़ी चौड़ा था। क्लार्कसन की ये काया देखकर कभी कभार सस्पेक्ट पे उनका असर हावी होता था। क्लार्कसन काफ़ी तेज़ और तर्रार थे। वो हर एक्शन लेने से पहले काफ़ी सोच समझ के ही एक्शन लिया करते थे। हर एक पॉसिबल सिनारियो देख के ही वो एक्शन लेते थे। शेरिफ ने दोबारा सोचा,
थैंक गॉड ये मिलर नहीं है। मिलर उन्हीं के डिपार्टमेंट में एक जवान ऑफिसर है। वो काफ़ी घबराया और अधिकतर काम बिगाड़ने का काम करता है। शेरिफ ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, क्या हमारी गाड़ी तैयार है? राइफल और शॉटगन पकड़ लो, टॉर्च भी रखी लो, शायद हमें इसकी ज़रूरत होगी। हम हाईवे 99 की तरफ जा रहे हैं। वहाँ कुछ हुआ है मैग्वारे के प्लेसेस पे। हमें वो जाके कुछ देखना पड़ेगा। अच्छी बात ये थी कि क्लार्कसन तुरंत ऑर्डर फॉलो करते थे। वो 10 सवाल नहीं पूछा करते थे। क्लार्कसन तुरंत ही बाहर जाने की तैयारी करने लगे। जो सामान उन्हें बोला गया था वो तुरंत ही वो सब लेने लग गए थे। इसी बीच शेरिफ लूट्स बाहर गए और बिली हडसन के पास में बैठ गए। बिली ने शेरिफ लूट्स को देखा। वो अपना हाथ अपने सर पे रखे हुए था। वो काफ़ी मायूस लग रहा था। उसने कहा, शेरिफ। शेरिफ ने कहा, आराम से बैठे रहो। जो भी तुमने किया सब ठीक किया, कोई डरने की बात नहीं है। बिली ने फिर से कहना चालू किया, सर मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने जब पूरा हाथ देखा तो मैं उनके घर पे गया। मैंने वहाँ जो कुछ भी देखा वो आपको बता नहीं सकता सर। वो बहुत बहुत ही भयानक था सर। बस मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो क्या मैं घर चला जाऊँ? शेरिफ लुट चाहते तो थे कि वो बिली हडसन से कहें कि वो चाहे तो घर जा सकता है, नहाए, वहाँ आराम से रहे, घर पर जो करना चाहे करे। पर वो चाहकर भी बिली को घर नहीं भेज पाएंगे। तो उन्होंने कहना चालू किया, बिली हमें माफ़ करना, लेकिन हमारी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। हम नहीं जानते वो जगह कहाँ पे है, और इस अंधेरे में अगर हम गए तो हो सकता है हम घटना स्थल के आगे निकल जाएं। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये सुनकर बिली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो काफ़ी मायूस हो गया था। शेरिफ लुट्स ने अपने जूनियर को कॉल किया जो कि घर पे सो रहा था। उन्होंने उसे कहा कि तुम यहाँ स्टेशन की देखभाल करो, तब तक हम दोनों मैग्वारे के घर पर जाके चेक करके आते हैं। ऐसा कहने के बाद वो तीनों, शेरिफ मैग्वारे, क्लार्कसन और बिली, वो शेरिफ की गाड़ी पे बैठे और उन्होंने हाईवे 99 की तरफ जाना शुरू किया।